गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। इसके दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में सांद्रित अयस्क को हम ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और दूसरे स्टेप में ऑक्साइड का धातु में अपचयन करते हैं। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में जैसे कि लोहा, जिंक, लेड, टिन, ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो इनको सबसे पहले, चाहे सल्फाइड है चाहे कार्बोनेट अयस्क है, इनको हम किस में परिवर्तित करेंगे? ऑक्साइड्स में, क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। तो अब हम धातु अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए दो मेथड होते हैं। पहला होता है निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन, और दूसरा मेथड होता है भर्जन यानी कि रोस्टिंग। तो पहला स्टेप जिसको हम कह रहे हैं निस्तापन, ये विधि जो होती है कार्बोनेट अयस्कों में उपयोगी होती है। इसके लिए क्या करते हैं? कार्बोनेट सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे यानी कि सीमित वायु में, या हम कह सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं और वह सांद्रित अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं निस्तापन। जैसे कि जिंक कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं कैलामाइन, ये जिंक का अयस्क है। इसको गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उत्सर्जित हो जाती है। इसी प्रकार से आयरन ऑक्साइड .H2O, आयरन के अयस्क को भी गर्म करने पर ये आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है और वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो यानी कि निस्तापन और कैल्सिनेशन में तीन महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। एक तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट होती है और तीसरी यहाँ से पानी का एलिमिनेशन होता है। नेक्स्ट है रोस्टिंग यानी कि भर्जन। तो भर्जन विधि सल्फाइड अयस्कों में उपयोगी होती है। इसमें हम क्या करते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, उससे वह सांद्रित अयस्क किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में। तो इसी विधि को हम कहते हैं भर्जन। इसमें क्या करते हैं? सपोज हमने लिया जिंक सल्फाइड, जिसको हम जिंक ब्लेड कहते हैं, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और देखिए ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से उत्सर्जित हो जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्साइड्स का धातु में अपचयन। तो क्योंकि अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन में कमी। तो किसी भी ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हम क्या करते हैं? अपचायक की उपस्थिति में करते हैं। तो अपचायक जैसे कि कोई कोक या कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, या कोई धातुएं हो सकती हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी जो है अपचायक की तरह कार्य करती हैं। तो जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको हम कोक के साथ में गर्म करते हैं तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन कोक अपचायक की तरह कार्य कर रहा है। ये जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को एलिमिनेट करके स्वयं क्या हो जा रहा है? जिंक को अपचयित कर दे रहा है और खुद क्या हो जा रहा है? ऑक्सीकृत हो जा रहा है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रगलन। इसी प्रकार से जिंक ऑक्साइड का जिंक धातु में अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक की उपस्थिति में भी होता है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का दोबारा से जिंक धातु में अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड स्वयं ऑक्सीकृत किस में हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी प्रकार से क्रोमियम ऑक्साइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्यूमिनियम धातु से। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम धातु एक अपचायक की तरह कार्य करती है। ये क्रोमियम ऑक्साइड्स को क्रोमियम धातु में अपचयित कर देती है और स्वयं किस में ऑक्सीकृत हो जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। इसी प्रकार से आयरन ऑक्साइड है, इसको हम एल्यूमिनियम के साथ में ट्रीट कराते हैं। आयरन ऑक्साइड आयरन में अपचयित हो जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये वाली रिएक्शन, इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा भी अपचयन किया जाता है। किसमें? हमें आयरन धातु यहाँ पे प्राप्त हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी थी जो हमने क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी थी? कौन कौन सी? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं कैसी हैं? अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि अधिक क्रियाशील होने के कारण इनके ऑक्साइड्स का धातु में अपचयन नहीं हो पाता है। दूसरा, इन धातुओं की बंधुता जो होती है वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। तो इस प्रकार की धातुओं का
का जो निष्कर्षण होता है वो कैसे किया जाता है, विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा। तो इसके लिए बच्चों जैसे कि हमें सोडियम धातु को यहाँ पे मैं निष्कर्षण बता रही हूँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टैंक ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, इसको बैटरी से जोड़ करके एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, अब टैंक में हम सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था में विलयन ले लेते हैं। अब विद्युत धारा जब प्रभावित होती है तो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाता है, उसमें उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो धीरे पड़ जाता है और ये टूट कर किस में बन जाता, किस क्या देता है, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड आयन में। ऑब्वियस है जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आयंस निकल रहे हैं कैटायन, ये कहाँ जाएंगे, अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर। पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं और जो नेगेटिवली यहाँ पे आयंस निकले हैं ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, यानी कि एनोड की तरफ। ठीक है, तो यानी क्या रिएक्शन होती है, देखिए कैथोड पर होती है जो सोडियम आयंस हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, जो कि यहाँ पे क्लोराइड आयंस थे जो कि यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गए थे, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं और क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को लेकर के सोडियम आयंस, ये देखिए लेकर के क्या प्राप्त हो जाती है हमें यहाँ पे, सोडियम शुद्ध धातु, यानी कि उसमें कुछ अपद्रव्य भी मिले होते हैं। इस प्रकार से हमें सोडियम धातु यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। लास्ट स्टेप है धातुओं का परिष्करण, जिसे हम कह रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने धातुएं जो हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह से प्राप्त की थी, किस रूप में, मिनरल्स के रूप में। अब कुछ मिनरल से धातुओं का प्राप्त करना आसान होता है जिसे हम अयस्क कहते हैं, तो अयस्कों को हमने प्राप्त किया। अयस्कों को हमने क्या किया, पहले साफ किया, जिसको हमने कहा कि अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, उसके बाद हमने अयस्कों को किस में बदल, अयस्कों से हमने धातु का निष्कर्षण किया, कैसे, 2 विधियों से। सबसे पहले हमने अयस्कों को उसके ऑक्साइड में बदला, जिसको हमने कहा निस्तापन और भर्जन विधि से किया, और उसके बाद हमने क्या किया, ऑक्साइड्स का धातुओं में अपचयन किया था, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड या किसी अपचय के द्वारा। अब जब हमारे पास विधियों से, इन बहुत सारी विधियों से धातु प्राप्त हो गई, तो ये इन विधियों से प्राप्त धातुएं क्या नहीं होती हैं, शुद्ध नहीं होती हैं, इसमें कुछ न कुछ अपद्रव्य मिले होते हैं। इन अपद्रव्यों को हटाने के लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधि का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं विद्युत उपघटनीय परिष्करण विधि। ठीक है, इस विधि का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। इस विधि का प्रयोग कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुओं का शुद्धिकरण में हम करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जिस भी धातु को हमने शुद्ध करना होता है उस अशुद्ध धातु का तो हम क्या बना देते हैं, एनोड। ठीक है, सपोज में हम यहाँ पे कॉपर धातु का शुद्धिकरण दिखा रहे हैं, तो कॉपर धातु को यहाँ पे अशुद्ध धातु का क्या कर देते हैं, एनोड बना देते हैं, और जो शुद्ध धातु है कॉपर के शुद्ध धातु को यहाँ पे क्या बना देते हैं, कैथोड बना देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी मोटी परत होती है और ये पतली परत होती है। विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर लेते हैं हम कॉपर सल्फेट का अम्लीकृत विलयन। ठीक है, उसी धातु का विलयन ले लेते हैं हम। अब फिर से हमने दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ के, ये कुंजी है, एक परिपथ सर्किट बना दिया। ठीक है, अब कुंजी को दबाने से ऑब्वियस है विद्युत धारा प्रभावित होगी, तो विद्युत धारा प्रभावित करने पर क्या होता है, जो एनोड पर यहाँ पर कॉपर था, अशुद्ध कॉपर, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ प्रवेश करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैथोड पर जमा हो जाते हैं। कैथोड पर क्या थे, देखिए कैथोड पर जो यहाँ पे अशुद्ध कॉपर धातु होती है वो क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर करके ले करके यहाँ पर शुद्ध कॉपर धातु में बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त होती है। और जो यहाँ पे अशुद्धियाँ होती हैं, अवलीय अशुद्धियाँ, ये एनोड तली पर, एनोड के तली पर एनोड पंख जिसे कहते हैं, अपद्रव्य जो है यहाँ पर निक्षेपित हो जाता है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। इस प्रकार से धातुओं का परिष्करण किया जाता है। तो यहाँ पर मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म वाला जो टॉपिक था ये फिनिश हो गया है। थैंक यू।